कक्षा में सिर्फ शिक्षक को सुनने और प्रयोग करते हुए देखने से बच्चों में विषय की अच्छी समझ नहीं बन पाती है। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्वयं करके सीखने के अवसर देने के लिए विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला का होना बहुत जरूरी है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण और अधिगम संप्राप्ति के विभिन्न तरीके बताए गए हैं। उनमें से एक है विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला। करके सीखना विज्ञान का प्रमुख लक्षण है और इस करके सीखने की प्रक्रिया में प्रयोगशाला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रयोगशाला में बच्चे अध्यापक के पर्यवेक्षण में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में स्वयं प्रयोग करते हैं। यहाँ बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा स्वयं तथ्यों से परिचित होने का अवसर प्रदान किया जाता है और शिक्षक बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। प्रयोगशाला में बच्चे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग, परीक्षण और अवलोकन के द्वारा सूचनाओं को एकत्र करते हुए पूर्व निर्धारित नियमों का सत्यापन करते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला अत्यंत उपयोगी और वैज्ञानिक महत्व रखती है। विद्यालय में प्रयोगशाला का सफल क्रियान्वयन शिक्षक की स्वयं की योग्यता, क्षमता, अनुभव और सूझबूझ पर निर्भर है। शिक्षक स्वयं के प्रयासों और बच्चों के सहयोग को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के एक कक्ष को सुंदर प्रयोगशाला में बदल सकते हैं। आइए आपको गौतम बुद्ध नगर के एक विद्यालय में लेकर चलते हैं, जहां शिक्षकों और बच्चों ने खुद के प्रयासों से एक सुंदर प्रयोगशाला तैयार की है। शिक्षक विज्ञान और गणित से संबंधित चार्ट, पोस्टर, वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कार इत्यादि को दीवारों पर डिस्प्ले कर सजाते हैं। परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं में साइंस लैब में विज्ञान किट के अतिरिक्त आसपास मौजूद वस्तुओं जैसे गुब्बारे, रंगों के मेल, पाइप, बोतल, पंप, अनाजों के बीज, पारदर्शी ग्लास, फूल, पत्तियां, पेपर, चिमटा आदि का संकलन कराया जा सकता है। इन वस्तुओं से बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला के कुछ निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, जैसे बच्चों को समस्या का समाधान ढूंढने का अवसर देना, उनके कौशलों का विकास करना, सिखाए गए प्रकरणों के तथ्यों का सत्यापन करना और विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। इस कक्षा में शिक्षक चुंबक की सहायता से बच्चों को कुछ प्रयोग करके दिखा रहे हैं। ये भी चुंबक है, ये भी चुंबक है। अब ये तुम्हें सोचना है
कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा बच्चा? पहले मैं बताता हूं, समझिए इसको। जिस समय इसका जो नॉर्थ है जब इधर आ रहा है तो उस वक्त इस मैग्नेट का साउथ इधर आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में हमेशा अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। और जब इसका साउथ इधर आता है तो उसका नॉर्थ इधर आ जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन द्वारा शिक्षण कार्य करने से बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा तथ्यों से परिचित होते हैं। अब हम गोंडा के एक परिषदीय विद्यालय की प्रयोगशाला में चलते हैं, जहां शिक्षक बच्चों को श्वसन तंत्र की संरचना और प्रक्रिया को एक वर्किंग मॉडल के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग कल जाने थे कि गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है इसको हम एक प्रयोग मॉडल के द्वारा जानेंगे। देख रहे हैं आप लोग ये मॉडल? देख रहे हैं? इसमें बेटा जो ये नलकी दिख रही है ये श्वास नली की तरह कार्य करती है, और इसके अंदर जो ये दो गुब्बारे लगे हुए हैं बच्चों, ये जो गुब्बारा है ये फेफड़े का काम करता है, और नीचे जो गुब्बारा लगा हुआ है डायफ्राम का कार्य करता है। ये जो हमारा बोतल है ये किसका कार्य कर रहा है? वक्षगुहा का। अब आप देख रहे हैं कि जब हम इस डायफ्राम मॉडल को नीचे खींचते हैं, गुब्बारा फुल रहा है। इसी तरह श्वसन होता है हमारा ना। तो जैसे ही हम डायफ्राम नीचे ले जाते हैं वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, और जब वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है तो इसका दाब निम्न हो जाता है, वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश कर जाती है और ये फेफड़ा फूल जाता है। ठीक, फिर जैसे ही हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है यहाँ का आयतन कम होता है और दाब अधिक हो जाता है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब हमारे जैसा इसको कौन करके बताएगा? वेरी गुड, तुम बताओ। जब डायफ्राम नीचे जाता है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण वो ऑटो गैस अंदर आती है। जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो आयतन कम होने के कारण दाब अधिक हो जाता है, जिससे CO2 गैस बाहर चली जाती है। इससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ पाए आप लोग? इस प्रकार से आप लोग मॉडल बना सकते हैं। तो कल आप लोग एक मॉडल बना के लाएंगे। ओके? एक अन्य विद्यालय की प्रयोगशाला में शिक्षक बच्चों को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। यहाँ शिक्षक बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और उन्हें अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाते हैं। आपने देखा कि जब बच्चे प्रयोग और परीक्षण करते हुए परिणामों की जांच करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। साथ ही उनके सोचने का तरीका तर्कपूर्ण होने से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा गया है। आइए अब आपको बताते हैं। विद्यालय में प्रयोगशाला का प्रबंध करते समय कुछ मुख्य बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्रयोगशाला कक्ष में 2 दरवाजे अवश्य हों, आग से बचाव के उपकरण हों, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ शिक्षक अवश्य हों, प्राथमिक उपचार की सुविधा हो, प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चों को सभी प्रकार की सावधानियों से परिचित करा दिया जाए। विद्यालय में एक विज्ञान क्लब की स्थापना करके क्लब के सदस्यों को प्रयोगशाला की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाए। अब हम विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला से होने वाले लाभों पर नजर डालते हैं। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। उनका अधिगम स्थायी होता है। बच्चों में ज्ञान और कौशल का विकास होता है। रूढ़िवादिता दूर करके वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रयोगों में उनकी रुचि बढ़ती है। इस प्रकार प्रयोगशाला बच्चों में विषयगत सिद्धांतों और व्यावहारिक समझ के बीच अंतर को कम करती है। जब बच्चे प्रयोगों द्वारा स्वयं जांच करते हुए निष्कर्ष की ओर जाते हैं तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। सभी विद्यालयों में शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रबंध अवश्य करें, जिससे बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया अधिक रोचक हो सके।